हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और चैप्टर हमारे पास में है लाभ नियोजन, लागत लाभ मात्रा, समुच्चय विश्लेषण, प्रॉफिट प्लानिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ऑब्लिक ब्रेक इवन एनालिसिस। सबसे पहले हमारे पास आते हैं कि लाभ नियोजन का उद्देश्य, अर्थात लाभ नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास उद्देश्य जो दिया हुआ है वो इस प्रकार से होता है कि अर्थव्यवस्था की सामान्य दशाओं का मूल्यांकन करना, कि जो अर्थव्यवस्था प्रेजेंट में हमारी चल रही है उसकी सामान्य दशाएं कैसी हैं, किस प्रकार की होनी चाहिए और किस प्रकार की हम तैयार कर सकते हैं का अध्ययन करना, मूल्यांकन करना। दूसरा है पूंजी विनियोग पर प्रयुक्त तत्वों के रूप में लाभार्जन दर का निर्धारण करना। जो पूंजी विनियोग होते हैं उन पूंजी विनियोगों पर हमें प्रॉफिट किस प्रकार से चाहिए, कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए, ताकि उसकी कॉस्ट भुगतान करने के पश्चात हमारे पास प्रॉफिट बच सके, जिसके लिए हमें एक उचित लाभार्जन दर की गणना करनी आवश्यक होती है। नंबर 3 है लाभांश वितरण की स्थिति का मापन करना, कि हमारे पास में जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं उन इन्वेस्टमेंट में लाभांश से प्रभावित होकर ही हमारे कंपनी में, संस्था में इन्वेस्टमेंट की गति बढ़ती है। यदि हमारे प्रॉफिट कम होंगे तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो हमारे पास में कैपिटलाइजेशन भी कम हो जाएगा, जिससे हमारी बिजनेस की गति रुक जाती है। इसलिए लाभार्जन की जो स्थिति है उसको बढ़ाएंगे तो हमें लाभांश की स्थिति है उसमें सुधार कर सकते हैं। नंबर 4 है प्रतिधारित अर्जन रिटेन अर्निंग के माध्यम से बचत का आकलन करना। प्रतिधारित अर्जनें रिटेन अर्निंग क्या होती हैं, इसके ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर्स का पूर्ण अधिकार होता है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो अर्निंग में से लाभांश दिया जाता है, अर्निंग में से लाभांश देने के बाद में जो शेष बचता है उसे अर्निंग, रिटेन अर्निंग कहते हैं। और ये कुछ वर्षों बाद में बहुत बड़ा कोष बन जाता है, और उस कोष का उपयोग करने के लिए या उसके ऊपर अधिकार स्थापित करने के लिए जो अधिकार होता है वो शेयर होल्डर्स का होता है। तो प्रतिधारित अर्जनों का में विस्तार करना, उनमें वृद्धि करने आदि के लिए इसका अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 6 है कर भुगतान के लिए लाभ की गणना करना। यदि हमारे पास में कर का भुगतान करना हो तो कितना कर का भुगतान है, उसके लिए हमें लाभों की मात्रा में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त अध्ययन करना होता है, और उसके लिए प्रयास भी करना होता है। लास्ट है लाभ में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों का मूल्यांकन करना। लाभ एक ऐसी स्थिति होती है जो हमें नियमित रूप से एक जैसे प्राप्त नहीं होते हैं। कभी लाभ कम हो जाते हैं, कभी वृद्धि हो जाती है, कभी सामान्य चलते रहते हैं, और कभी सामान्य के इर्द गिर्द चलते रहते हैं। तो लाभ में समय स्थिति और वातावरण के अनुसार हमारे जो लाभ होते हैं उसमें कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो उसमें जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं उसका अध्ययन करने के लिए भी हमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की काउंटिंग करनी होती है। इसके पश्चात हमारे पास आता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम और प्रॉफिट, आय और लाभों की गणना किस प्रकार से की जाती है। किसी वस्तु के उत्पादन में दो प्रकार के व्यय होते हैं। प्रथम स्थिर व्यय, जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ अपरिवर्तित होते हैं। दूसरा परिवर्तनशील व्यय, ऐसे व्यय जो उत्पादन की मात्रा के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। अर्थात यदि उत्पादन बढ़ेगा तो परिवर्तनशील व्यय बढ़ेंगे, उत्पादन घटेगा तो परिवर्तनशील घटेंगे। उत्पादन 100% कैपेसिटी पे होगा तो परिवर्तनशील व्यय भी अधिकतम मात्रा में हो जाएंगे, और उत्पादन शून्य होगा, जीरो हो जाएगा तो वेरिएबल एक्सपेंसेस जीरो हो जाएगा। इसे हम वेरिएबल एक्सपेंसेस कहते हैं। फिक्स एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो समय के साथ स्थिर रहते हैं। उत्पादन की मात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्पादन होगा तो भी वो स्थिर रहते हैं, और उत्पादन नहीं होगा तो भी उसको वहन करना ही होता है। उन्हें फिक्स एक्सपेंसेस कहते हैं, जिसकी
प्रकृति समय से संबंधित होती है, ना कि उत्पादन से संबंधित होती है। इसके साथ आता है पूर्णतः लागत लेखांकन, फुल कॉस्टिंग अथवा अवशोषण लागत लेखांकन। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विधि में वस्तु की लागत में इन दोनों प्रकार के व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। ऐसा करने से स्थिर व्ययों की उपस्थिति के कारण उत्पादन कम होने पर इन व्ययों का प्रति इकाई भार बढ़ जाता है और फलस्वरूप प्रति इकाई लागत मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इसलिए इस उत्पादन अधिक मात्रा में होगा तो उसकी उत्पादन लागत कम हो जाएगी, उत्पादन लागत कम हो जाएगी तो उसके बेचने की जो प्राइस होती है वो कम हो जाएगी, जिससे हमारा उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में बेचा जा सकता है। उत्पादन बढ़ने पर स्थिर व्ययों के प्रति इकाई भार कम हो जाता है, जिससे प्रति इकाई लागत भी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में उत्पादन अथवा बिक्री के विभिन्न स्तरों पर लागत कम अथवा अधिक होने से लाभ का बिक्री के साथ प्रतिशत भी निश्चित रहता है। साथ ही यदि निश्चित मात्रा में उत्पादन या बिक्री पर लाभ अपनाना चाहेंगे अथवा निश्चित मात्रा में शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए बिक्री या उत्पादन की मात्रा जानना चाहें तो नहीं जान सकते। अतः सीमांत लागत का यह तर्क है कि उत्पादन लागत निर्धारण स्कंद मूल्यांकन एवं अन्य प्रबंधकीय निर्णयों के उद्देश्यों के लिए परिवर्तनशील या सीमांत लागतें ही ध्यान में रखनी चाहिए। तो हमें उत्पादन लागत निर्धारण करने के लिए सीमांत लागत को ध्यान में रखा जाता है, जिसके द्वारा हम उत्पादन की अंतर्गत जो इनकम होती है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लागत लेखांकन में सीमांत लागत से आशय परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट से होता है, जो उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर प्रति इकाई समान रहती है। इस परिवर्तनशील लागत में उन सभी लागतों को सम्मिलित किया जाता है जो उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंधित होती है, जैसे प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और परिवर्तनशील कारखाना व्यय, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल ऑफिस ओवरहेड, वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सीमांत लागत से आशय परिवर्तनशील लागतों अर्थात कुल मूल लागत अथवा परिवर्तनशील उपरियों से के योग से है। प्रति इकाई सीमांत लागत से आशय उत्पादन के किसी भी स्तर पर राशि में हुए परिवर्तन से है, जिससे कुल लागत में परिवर्तन होता है। यदि उत्पादन मात्रा एक इकाई से बढ़ाई जाए या घटाई जाए, सीमांत लागत विधि के अंतर्गत परिवर्तनशील लागतों को ही वस्तु की सीमांत लागत माना जाता है, अर्थात स्थिर लागतों को अवधि लागतें माना जाता है। इसलिए इस विधि में क्रियाओं या उत्पादों पर केवल परिवर्तनशील लागतों का ही भार डाला जाता है तथा स्थिर लागतें इस अवधि के लाभों से अपरिवर्तित की जानी चाहिए। सीमांत लागत विधि के अंतर्गत लाभ ज्ञात करने के लिए कुल लागत को स्थिर व परिवर्तनशील लागत में विभाजित कर लिया जाता है, जिसके पश्चात सीमांत लागत को विक्रय मूल्य में से घटा दिया जाता है। शेष राशि अंशदान कहलाती है। और अंशदान क्या होता है? अंशदान के अंदर सिर्फ दो आइटम शामिल होते हैं, एक होता है प्रॉफिट और दूसरा होता है फिक्स कॉस्ट। यदि इस अंशदान में केवल फिक्स कॉस्ट है तो टोटल फिक्स कॉस्ट अंशदान कहलाएगी। यदि अंशदान में केवल प्रॉफिट है तो टोटल प्रॉफिट अंशदान कहलाएगा। तो ये अंशदान होता है कंट्रीब्यूशन, अर्थात जो भी प्रोड्यूसर होता है, जो उत्पादक होता है, उसका एक टारगेट होता है कि मुझे कम से कम इतनी राशि तो अवश्य बिजनेस से प्राप्त होनी चाहिए या प्रोडक्शन से प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात उसका अंशदान, उसका एक हिस्सा इस फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट में सन्निहित होता है। इसलिए वो ये चाहता है कि मेरा जो अधिकार है ये मेरे अंशदान पर रहता है। तभी तो एक उत्पादक अपने उत्पादन की प्रक्रिया से, उत्पादन की सिस्टम से फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करने का प्रयास करता है। निर्मित माल व चालू कार्य के स्कंद का मूल्यांकन सीमांत लागत पर ही किया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार के व्यय सम्मिलित नहीं होते हैं। तो ये हमारे जो वेरिएबल कॉस्ट होती है और फिक्स कॉस्ट होती है, और तीसरा होता है हमारे पास में कंट्रीब्यूशन।
यदि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास बन जाएगा टोटल कॉस्ट। यदि फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो हमारे पास बन जाएगा सिर्फ कंट्रीब्यूशन, और इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारे पास बन जाता है सेल्स। अर्थात सेल्स में 3 पार्टिकल होते हैं, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा होता है फिक्स कॉस्ट और तीसरा होता है प्रॉफिट। तो वेरिएबल कॉस्ट अलग कर देंगे जिसे हम मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं या कहते हैं, और बाकी 2 हिस्से जो बचते हैं जिनको हम फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट कहते हैं उसको हम यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कहते हैं। अर्थात जो प्रोड्यूसर होता है, उत्पादन करता होता है, उसकी जो चाहत होती है वो इस फिक्स कॉस्ट को अर्निंग करना और प्रॉफिट अपने लिए अर्निंग करना की चाहत रहती है, क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो तो जैसे आती है वैसे चली जाती है, उसमें किसी का कोई अधिकार नहीं होता है। अब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या होते हैं, जैसे वेरिएबल कॉस्ट में भी आपको बताया है कि इसमें ऐसे सभी खर्चे जो उत्पादन के शून्य से शून्य हो जाते हैं और अधिक से अधिक हो जाते हैं, अर्थात उत्पादन की मात्रा के अनुसार उसी अनुपात में परिवर्तनशील होते हैं, उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। यहाँ पर जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अनेक नामों से जाना जाता है। ऐसे ही हमारे पास में फैक्ट्री ओवरहेड होता है जो वेरिएबल होता है, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल होता है। ऐसे ही इसी के साथ साथ ऑफिस वेरिएबल ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल ओवरहेड, इन सभी को जोड़ देंगे तो जो टोटल आएगा उसे हम वेरिएबल एक्सपेंसेस या वेरिएबल ओवरहेड या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी लागतें होती हैं जो उत्पादन के अनुपात में परिवर्तित नहीं होती हैं, लेकिन उत्पादन अगर होगा तो भी वहन करनी पड़ेगी, नहीं होगा तो भी वहन करनी पड़ेगी, उसे हम फिक्स एक्सपेंसेज कहते हैं, जो समय के साथ परिवर्तित जो समय के अनुपात में भुगतान की जाती है लेकिन परिवर्तनशील नहीं होती है। और उनमें जैसे भूमि, भवन या मशीनरी का किराया, इंश्योरेंस, इंस्टॉलमेंट और डेप्रिसिएशन जो हमारे ईयरली चलता है और फिक्स होता है। ऐसे ही जो सेल्स मैनेजर होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, सुपरवाइज़र मैनेजर होते हैं, तो उनका जो सैलरी पैकेज होता है वो ईयरली पेमेंट किया जाता है। उत्पादन होने नहीं होने पे ये सारे के सारे खर्चे वहन करने होते हैं, तो इन्हें हम फिक्स एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।